हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन आज आप लोग को संघ और उसके उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में जिसका वर्णन किया गया है। यह इसी से यहीं से अनुच्छेदों का शुरुआत होता है और पहले से चौथे अनुच्छेद के बीच में हमारा संघ यानी यूनियन और उसके जो राज्य क्षेत्र है के बारे में चर्चा की और उससे जुड़े अलग अलग प्रावधानों की चर्चा की, इसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो ये अपना देश है उसका वो संविधान के आर्टिकल 1 में तो इंडिया या भारत दो नामों से पुकारा गया है, यानी यहाँ हिंदुस्तान जैसे टर्म का यूज नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ दो टर्म यूज किए गए हैं, इंग्लिश में इंडिया या हिंदी में भारत। यहाँ हिंदुस्तान जैसे टर्म का यूज नहीं है। तो कई बार परीक्षा में अगर ऐसा कुछ आता है तो आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 1 में क्या नाम रखा गया है? भारत या इंडिया नाम रखा गया है और यह बोला गया है कि यह राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। मतलब इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट, मतलब भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है। और राज्यों के संघ से जो आशय है वह यह है कि भारत इससे जुड़ा हुआ जो संविधान सभा ने जब इसकी का निर्माण संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा के द्वारा सेंटर पे ज़्यादा जोर दिया गया और सेंटर पे ज़्यादा जोर यानी केंद्र पे ज़्यादा जोर देते हुए उसको यह कहा गया कि यह राज्यों का संघ है, लेकिन इसमें सेंटर को ज़्यादा तवज्जो दिया गया और राज्य को उसके बनिस्बत कम तवज्जो दी। इसमें जो प्रमुख प्रावधान किए गए वो यह प्रावधान किए गए कि भारत जो संघ होगा वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं होगा। ठीक है। भारत जो संघ होगा, संघ जो होगा वो राज्यों के समझौते यानी कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम नहीं होगा। राज्यों के समझौते यानी कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम नहीं होगा। ठीक है। ये पहला इसका पॉइंट था। दूसरा ये पॉइंट था कि राज्यों को संघ से अलग होने की आज़ादी नहीं होगी। मतलब क्या है कि पहले पॉइंट में जो ये कहा गया है कि राज्य जो है कॉन्ट्रैक्ट द्वारा भारत संघ में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। दूसरा, राज्य अपनी इच्छा से इस संघ से जो भारत संघ है उससे बाहर नहीं होंगे। मतलब राज्यों के पास वो पावर नहीं है कि वो अपने आप को भारतीय संघ से अलग कर दें। ठीक है, राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इस संघ से राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। तो दो प्रमुख बातें आर्टिकल 1 में कही गई है कि क्या है, ये जो यूनियन बना है, भारत संघ बना है, वो राज्यों के कॉन्ट्रैक्ट का अब राज्य कोई कॉन्ट्रैक्ट संघ में शामिल होने के लिए नहीं, कोई समझौता नहीं। दूसरा क्या कहा गया कि राज्य इससे अलग नहीं हो सकते, अपनी इच्छा के अनुसार राज्य इस भारत के संघ से अलग नहीं हो सकते। तो ये पहला आर्टिकल जो है वो हर राज्य पे लागू होता है। वैसे ही जैसे कि जम्मू कश्मीर पे भी ये लागू होता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि धारा 370 हटा दी गई है, लेकिन धारा 370 नहीं भी हटाई गई तो उस समय भी यह जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370, दो अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पे लागू होता था। और अनुच्छेद 1 के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर कभी इससे अलग नहीं हो सकता या कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता। अभी तो खैर धारा 370 हटा दिया गया, लेकिन उससे पहले भी ये समझौते का पार्ट था। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि राज्यों का संघ, जो भारत संघ है वो राज्यों का संघ है और यह किसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। दूसरा क्या देखते हैं कि इस भारत संघ से कोई राज्य अपनी इच्छा अनुसार अलग नहीं हो सकता। फिर इससे क्या पता चलता है? तीसरी बात इससे पता चलती है कि राज्य जो है वो राज्यों का विनाश तो हो सकता है, लेकिन सेंटर का विनाश कभी नहीं हो सकता। मतलब क्या है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब
मतलब यह है कि राज्य के क्षेत्र में, राज्य के नाम में या राज्य को दूसरे राज्य में विलय तो किया जा सकता है। मतलब एक राज्य का अस्तित्व का तो खत्म हो सकता है, उसकी क्षेत्रीय, उसके सीमा बदली जा सकती है, उसका नाम बदला जा सकता है, लेकिन वो राज्य संघ से बाहर नहीं हो सकता है। और संघ जो है परमानेंट है, यानी संघ परमानेंट है, यानी यह अविनाशी है, ये खत्म नहीं हो सकता, और राज्य खत्म हो सकते हैं। इसी आधार पर यह कहा गया है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो ये पहले आर्टिकल में हम 3 प्रमुख बातें देख पाते हैं, जो ये तीनों बातें, इस पे सवाल पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। कई बार हम इसको, ये 1 से 4 आर्टिकल को इजीली लेते हैं, लेकिन ये 1 से 4 आर्टिकल आपस में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो हम बारी बारी से इसको आराम आराम से समझेंगे, हम 4 आर्टिकल को अलग अलग तरीके से ही समझ सकते हैं। फिर जब हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं, तो हम आर्टिकल 2 में क्या देखते हैं कि नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का जो अधिकार है, नए राज्यों के प्रवेश, फिर से सुनिए, नए राज्यों के प्रवेश या उसकी स्थापना का जो अधिकार है वो किसको दिया गया? संसद को दिया गया, जो विधि के द्वारा इसका रेगुलेशन यानी विनियमन या परिवर्तन कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि नए राज्य को अगर भारत में शामिल करना है या स्थापना करना है, तो उसको आर्टिकल 2 में इसका वर्णन किया गया है कि नए राज्यों की स्थापना या निर्माण आर्टिकल 2 के अनुसार हो सकता है। और इसका जो राइट दिया गया है नए राज्यों के निर्माण या स्थापना की, वो किसको दिया गया? संसद या पार्लियामेंट, संसद या पार्लियामेंट को दिया गया। ठीक है, इस तरीके से हम आर्टिकल 2 में क्या देख पाते हैं कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का जो अधिकार है वह संसद को दिया गया है, और यह विधि के द्वारा संसद ही लॉ बनाकर इसको रेगुलेट कर सकती है या इसमें चेंज ला सकती है। तो इस तरीके से हम एक उदाहरण के तौर पे भी देख सकते हैं कि अमेंडमेंट 35 अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को भारत का एसोसिएट स्टेट बनाया, भारत का एसोसिएट सहकारी राज्य स्टेट बनाया गया था। और फिर उसको आर्टिकल 36 अमेंडमेंट द्वारा इसको भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये किसके तहत हुआ? आर्टिकल 2 के तहत हुआ, और यह संसद के द्वारा। पहले क्या किया गया? अमेंडमेंट 35 के द्वारा सिक्किम को एसोसिएट राज्य या सहकारी राज्य बनाया गया, फिर उसको भारत में शामिल किया गया, फिर इसको 36वें अमेंडमेंट के द्वारा 36th अमेंडमेंट के द्वारा तो भारत का पूर्ण राज्य या फुल स्टेट का दर्जा दिया गया। ये आर्टिकल अमेंडमेंट जो है 36 और 35 एग्जाम में पूछे गए हैं, दोबारा से भी पूछे जा सकते हैं। इसको एक बार नहीं, कई बार अलग अलग एग्जाम, तो इसका जरूर ध्यान रखें। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं? आर्टिकल 3। इस आर्टिकल 3 में जो खास बात है वह यह है कि इसमें यह प्रोविज़न दिया गया है कि किस तरह राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन या 2 राज्यों के 2 अलग अलग क्षेत्रों को मिला के नए राज्य या किसी एक राज्य से 2 राज्य कैसे बनाने का जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 3 में मेंशन किया। यानी संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र या आकार एवं सीमा में जो परिवर्तन है वो आर्टिकल 3 में मेंशन किया गया है। क्या है? संसद द्वारा, बारी बारी से देखिएगा, अगर अलग अलग संसद द्वारा क्या है? संसद द्वारा क्या है? नए राज्यों का निर्माण, नए स्टेट का निर्माण, फिर किसी स्टेट, अन्य स्टेट के नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन या उसके आकार में परिवर्तन आर्टिकल 3 के द्वारा
जिसमें ये मेंशन किया गया है कि संसद जो है नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, पुराने राज्यों के नाम है, क्षेत्र है, कार है, सीमा है में परिवर्तन। और इससे जो जुड़ी हुई प्रक्रिया है, क्या है, प्रोसेस, से जो जुड़ी हुई प्रक्रिया या प्रोसेस है वो इस तरह से है कि अगर किसी राज्य के निर्माण के क्षेत्र, नाम, आकार में परिवर्तन अगर का कोई प्रावधान लाया जाता है तो वो संसद में किसके रिकमेंडेशन से लाया जाएगा? सबसे पहले उसको हमारे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से लाया जाता है। यानी ऐसे ही संसद अपने मन से इस तरह का परिवर्तन या चेंज नहीं कर सकती है, बल्कि राष्ट्रपति जब तक रिकमेंड नहीं करते हैं तब तक ये परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन अति आवश्यक है इस तरह के अनुच्छेद में के द्वारा संसद के द्वारा राज्यों के निर्माण, उसके क्षेत्र, नाम या सीमा। ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रोविजन है या प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो जिस राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है या जिसको डिवाइड करके 2 राज्यों का निर्माण किया जा रहा है, उसकी राय जानने के लिए, ठीक है, कि राय जानने के लिए संबंधित प्रस्ताव उस राज्य के विधानसभा को भेज सकते हैं और एक टाइम पीरियड फिक्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक टाइम पीरियड यानी फिक्स टाइम या फिक्स कर सकते हैं कि राज्य इतने दिनों के अंदर में अपना प्रस्ताव या अपनी अनुशंसा दे। ठीक है, तो ये दूसरी प्रक्रिया है। फिर अगर राज्य निश्चित समय के अंदर अपना प्रस्ताव या अपना विचार देता है, उस विचार को मानने के लिए संसद जो है वो बाध्य नहीं। मतलब क्या है? जो राज्यों के विचार हैं, नाम परिवर्तन और सीमा परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन को या 2 राज्य को डिवाइड करके 2 राज्य बनाने को, वो संसद पे बाध्यकारी नहीं है। तो केवल यह प्रक्रिया का पार्ट है कि उसकी राय राष्ट्रपति के द्वारा जानी जा सकती है और वो फिक्स टाइम पीरियड में वो अपने विचार नहीं भेजता है तो उसके विचार वैसे भी लागू। ठीक है, तो ये हम चीज़ जान सकते हैं। ठीक है, यदि संसद राज्य विधानमंडल की राय जानने के बाद विधेयक में किसी प्रकार का परिवर्तन करती है तो उसे दोबारा राज्य विधान मंडल के पास भेजना आवश्यक नहीं है। ठीक है, उसे उसी रूप में पारित कर दिया। अगर कोई प्रस्ताव विधानमंडल के द्वारा संसद को भेजा जाता है और संसद उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, इस तरह के विचार को हम अपने विधेयक में ला सकते हैं, अपने बिल में ला सकते हैं, जिसके माध्यम से हम राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, तो दोबारा उसको फिर से उस संबंधित राज्य के विधानसभा को नहीं भेजा जा सकता, बल्कि उसके विचार को जब एक्सेप्ट कर लिया गया तो फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाती है। ठीक है, दूसरा चीज़ हमने क्या बताया था कि प्रेसिडेंट भेजता है उसकी राय जानने के लिए और वो राय बाध्यकारी नहीं होती है। ये आर्टिकल 3 में ये सारे प्रोविज़न। ठीक है, तो इस तरीके से हम आर्टिकल 2 में क्या मेंशन किया गया है, आर्टिकल 3 में क्या मेंशन किया गया है और आर्टिकल अब 4 में क्या मेंशन किया गया है, ये हम देखेंगे कि आर्टिकल 4 जो है वो किस तरह का प्रोविज़न लेकर आता है। तो हम क्या देखते हैं कि जो भी आर्टिकल 1, 2 और 3, खासतौर से आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा जो भी परिवर्तन किया जाता है वो आर्टिकल 368 ये क्या है? संविधान संशोधन का नियम एवं प्रक्रिया इसमें मेंशन। ठीक है, वो धारा आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाए। मतलब क्या है कि आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा जो भी प्रक्रिया संसद के द्वारा अपनाई जाती है वो संविधान संशोधन का पार्ट नहीं होगी, जो आर्टिकल 368 में मेंशन है कि कैसे संविधान में संशोधन किया जाता है। तो आर्टिकल 368 जो है यहाँ इससे नहीं जुड़ा हुआ है। अगर राज्यों के प्रवेश को देखें या नए राज्यों के निर्माण को देखें या नए राज्यों के नाम, क्षेत्र, आकार और सीमा में परिवर्तन को देखें तो वो
आर्टिकल 368 के संविधान संशोधन के नियम से जुड़ा है। यानी जो आर्टिकल 368 में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है संविधान संशोधन की, वो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की संशोधन की, वो यहाँ लागू नहीं होगी या यहाँ लागू नहीं होती। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे विधेयक को सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है या किया जाता है, बल्कि जो आर्टिकल 368 में विशेष बहुमत का प्रावधान है, विशेष बहुमत का जो प्रावधान है वो यहाँ लागू नहीं होगा, बल्कि सामान्य प्रक्रिया के द्वारा यह संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। सामान्य बहुमत से आशय क्या है कि उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का जो बहुमत है वही सामान्य। ठीक है। तो यहाँ जो संविधान संशोधन होता है आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा, वो सामान्य प्रक्रिया, सामान्य संशोधन प्रक्रिया के द्वारा होता है। ये प्रक्रिया के द्वारा होता है। इस प्रकार हम क्या देख पाते हैं कि जो भी चेंजेस राज्यों के निर्माण से, क्षेत्र से और सीमा से जुड़ा हुआ है, वो चेंजेस सामान्य बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा, और इसका मेंशन आर्टिकल 4 में। इस तरीके से हम क्या देख पाते हैं कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र कैसे भारतीय संविधान में वर्णित किए गए हैं, उसमें चेंजेज के क्या क्या प्रोविज़न हैं, और वो उस प्रोविज़न में जो संबंधित राज्य है या संसद है का क्या रोल है, राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, ये सारी बातों का इस पे कई बार कंसेप्चुअली या फैक्चुअली भी सवाल बनते हैं। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि वो गलत ना हो। ठीक है। इस प्रकार से हम एक चीज़ देख पाते हैं कि ये कैसे करता है। फिर अगला हम क्या देखते हैं, आज़ादी से पूर्व हमारा जो ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र था, लगभग 9 संघों और 9 संघों आम 600 रियासतों में बटा हुआ था, जिसमें से बहुत सारे रियासत क्या है, बहुत सारे रियासत पाकिस्तान में चले गए और लगभग 542 रियासत इंडिया में रह गया। 542 रियासत इंडिया में रह गया। इसमें से जो 3 मेन रियासत थे, जिस पे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। इन 3 रियासतों को शामिल करने के लिए, ये बाकी रियासत तो आराम से हो गए, लेकिन इन 3 रियासतों को देखें तो ये पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया गया था, पुलिस एक्शन द्वारा। दूसरा, यहाँ जनमत संग्रह हुआ था, और ये विलय पत्र के द्वारा किया गया। समय ये राजा हरि सिंह थे। हरि सिंह टाइम में जब यह भारत में शामिल या पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहता था, इस समय पाकिस्तान के सपोर्ट से पाकिस्तानी कबीलाई क्षेत्रों ने इस पे अटैक कर दिया। तो मजबूर होकर राजा हरि सिंह को भारत में शामिल होने वाले विलय पत्र पे भी साइन करना। इस प्रकार ये देसी रियासतों को और इन बड़े बड़े देसी रियासतों को भी शामिल करने में उस समय के तत्काल गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान, और उन्होंने इस पूरे राष्ट्र को एकीकृत करने, भौगोलिक रूप से एकीकृत करने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके से अलग अलग तरीके से इसको शामिल किया गया है, रियासतों को शामिल किया गया है, फिर इसका निर्माण किया गया। तो यहाँ से भी सवाल, फैक्चुअल सवाल बनते हैं। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है इस तरह की गलतियाँ
ना हो। फिर हम अगला जो पॉइंट देखते हैं वो देखते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन के से संबंधित, खास तौर से 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उससे 1960 के बीच में राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, इसके लिए 3-4 अलग अलग आयोग या समितियों का निर्माण किया गया। क्यों? क्योंकि उस समय ये भाषा के आधार पे राज्यों के निर्माण की बात को लेके, खासतौर से दक्षिणी राज्यों में आंदोलन की स्थिति थी। दक्षिणी राज्य बड़े स्तर पे उग्र रूप से इसकी मांग कर रहे थे, तो इसको ध्यान में रखते हुए, हालांकि सरकार इसको लेके पक्ष में नहीं थी, फिर भी उसको ध्यान में रखते हुए ने कुछ कमीशन बनाए या आयोग बनाए जो यह अध्ययन कर सके कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण करना उचित है या नहीं। इसको देखते हुए एक पहला कमीशन जो लाया गया, धर कमीशन, ठीक है, धर कमीशन को लाया गया, जो किस एस के धर जो एक जस्टिस थे, न्यायमूर्ति थे, उनके अध्यक्षता में 19 नवंबर 1947 में एक कमिटी या आयोग बनाया गया और उसका नाम था लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमीशन, यानी भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग, लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमीशन बनाया गया। और इसने क्या किया कि भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की बात को अस्वीकार किया, कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का नहीं होना चाहिए, बल्कि भाषा के बेस पे राज्य का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी के बेस पे राज्य का गठन होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर, ठीक है। परंतु इस आयोग के अनुशंसा के बाद दक्षिण भारत के जो राज्य, खासतौर से तेलुगु प्रदेश जो अभी का आंध्र प्रदेश, उस वहाँ पे बड़े लेवल पे आंदोलन शुरू हो गया। फिर सरकार ने एक और अलग कमीशन की स्थापना की, जिसको क्या कहते हैं, JVP कमीशन, यानी इससे जो लोग जुड़े हुए थे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल जी, इससे वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इस कमीशन के 3 लोग सदस्य थे। और उन्होंने ये कमीशन जो है कब 1948 में, दिसंबर 1948 में यह कमीशन को बनाया गया, ताकि यह फिर से देख पाए कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन इस कमीशन ने जो 1949 में रिकमेंडेशन दिया, उसमें क्या किया, उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अव्यवहारिक माना और कहा कि यह तत्कालीन समय में अव्यवहारिक है। मतलब भाषा के आधार पे, भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन जो है यह अव्यवहारिक है, खासतौर से तब जब देश अभी खुद आज़ाद ही हुआ है और इस समय, इस तत्कालिक समय में लैंग्वेज के बेस पे राज्यों का पुनर्गठन या रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर, क्योंकि देश अभी आज़ाद ही हुआ है। देश में भाषा, क्षेत्र, इस तरह की जो विभाजनकारी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें यूनिटी और इंटीग्रिटी को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि क्षेत्र विशेष को भाषा के आधार पे करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो JVP कमेटी है, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, उसने भी भाषा के आधार पे राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब ये कमेटी का रिकमेंडेशन आया तो तेलुगु क्षेत्र में, यानी जो अभी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, तेलुगु भाषी क्षेत्र में आंदोलन बहुत तेज हो गए और वहाँ के एक बड़े नेता थे, जो कांग्रेसी नेता भी थे, पोट्टी श्रीरामालू
भूख हड़ताल पे बैठ गए और लगभग 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तब यह आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज हो के आधार पे राज्यों के सरकार को मजबूर होकर तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके उसका राज्य का निर्माण करना पड़ा, भाषा के आधार पर करना पड़ा। और पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना वो कौन था? आंध्र प्रदेश का निर्माण। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, और इसको तेलुगु भाषी क्षेत्र को किससे? मद्रास से, यानी तमिल भाषी क्षेत्र से, तमिल भाषी क्षेत्र से अलग करके इसका निर्माण किया गया। और 1969 में इस तमिल क्षेत्र को भी तमिलनाडु नाम से एक नए राज्य के रूप में का पुनर्गठन किया। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाषा के आधार पे को लेके जो आंदोलन हुए, जो मांग हुए, उसके आधार पे कई कमेटियां बनाई गई। इसी में धर कमेटी भी देखते हैं, जेवीपी कमेटी भी देखते हैं, और आगे हम एक और कमेटी देखते हैं, इसका नाम था फजल अली कमेटी। क्या नाम था? इसका नाम था फजल अली कमेटी। यह कमेटी के और भी मेंबर थे, उसमें KM पानिकर और कुंजलू। कौन? HL कुंजलू, पानिकर KM पानिकर और कुंजरू शामिल थे इस फजल अली आयोग के उसमें कमीशन में। और इसका गठन जो किया गया था अक्टूबर 1953 में किया गया। अक्टूबर 1953 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि 3 आयोग एस्टैब्लिश किए गए, और इन तीनों आयोगों के द्वारा ये देखने भारत नए स्वतंत्र हुए भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो, राज्यों का निर्माण कैसे हो, इसको लेके तरह के कमीशन को बनाया गया। ठीक है, इस कमीशन ने भी, जो फजल अली आयोग का जो कमीशन था, उसने भी भाषा को बहुत व्यवहारिक नहीं माना। उसने प्रशासनिक तरीके से ही राज्यों के निर्माण की बात की, और उसने कहा कि हमें जो रिकमेंडेशन दिया वो ये कहा कि हमें 14 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, और 14 राज्य स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी का निर्माण करते हुए भारत में राज्यों की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इसके सरकार ने इस फजल अली कमीशन के बहुत सारे रिकमेंडेशन को स्वीकार करते हुए उसने 14 के बजाय 16 राज्यों का गठन किया और 6 नए यूटी एस्टैब्लिश किए, 6 यूटी बनाए। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि कैसे भारत के आज़ाद होने के बाद अलग अलग कमीशंस ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए, उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, उपयोगियों के मांग को ध्यान में रख के नेशन आए। फिर लास्ट में फजल अली कमीशन ने इस प्रकार पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र 14 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेशों के में डिवाइड करके राज्य का निर्माण करने की बात की, जिसको सरकार ने स्वीकार करते हुए थोड़ा बहुत बदलाव के साथ 16 स्टेट और 6 यूटी के साथ भारत में राज्यों के निर्माण। इस प्रकार से हम क्या देख पा रहे हैं, उस समय जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र इस प्रकार बने। ठीक है, कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो संविधान में प्रावधान है वो क्या क्या है, और जो आयोग राज्यों के निर्माण लाया गया वो। तो इस प्रकार हम आर्टिकल 1 से 4 तक ये बातों को समझ पाए हैं। फिर हम आगे अगली क्लास में नागरिकता से जुड़े हुए आर्टिकल्स को देखेंगे और उनके अंदर के पूर्व। अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आगे भी आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। फिर